गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अजय सिंह है। आप मेरे साथ फाउंडेशन की मैथ स्टडी करेंगे। जैसे कि अभी आपने 10th में मैथ किया है, किस टाइप से किया है कि मैथ में क्या किया है, फॉर्मूले लर्न किया आपने और क्या किया, उनकी थ्योरम्स किया, प्रॉपर्टीज की, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन किए। अब 11th में आप आ गए हैं, फाउंडेशन मैथ कर रहे हैं, तो वही जो आपने 10th में किए थे वो तो एक बेसिक मैथ थी। अब 11th में क्या आ गया है, जो टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ गए अपने पास, टॉपिक ज्यादा हो गए और 10th से डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। 10th की सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास जो होगी 11th में और 12th में यूज होगी। अदरवाइज चैप्टर्स जो देखे जाए वो 11th और 12th के डिफरेंट है। लेकिन 11 और 12 के चैप्टर्स फाउंडेशन में देखा जाए तो एक दूसरे से कई बार लिंक करते हैं। कि कोई क्वेश्चन है कि 12th का हम क्वेश्चन बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर एक बेसिक जो भी आपको लेक्चर्स आप मिल रहे हैं, शुरू से आपको लेक्चर्स लेने हैं, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो बेसिक आपका वहीं से स्टार्ट होगा और बेसिक स्टेप टू स्टेप चलते हुए हम लेवल तक पहुंचेंगे। और मैथ्स में आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें करना क्या है, आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, डेली ही लर्न रखने हैं। यही नहीं कि एक चैप्टर खत्म हो गया और फिर सेकंड थर्ड फोर्थ हम फिफ्थ पे पहुंच गए तो आप फर्स्ट चैप्टर को भूल चुके हैं। आपको उसके फॉर्मूले, उसकी प्रॉपर्टीज लर्न रहनी चाहिए, क्योंकि फिफ्थ या सिक्स्थ में हो सकता है उस चैप्टर का यूज हो जाए। तो अगर आपको फॉर्मूले प्रॉपर्टीज लर्न नहीं रहेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं कुछ एक टॉपिक बता देता हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो आपने 10th में भी किया है, लेकिन इससे हाई लेवल अब आप करेंगे 11th 12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर चैप्टर में आएगा। 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा और 12th में जो चैप्टर्स है उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में लिंक में जाएगा। और टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक टॉपिक है जो कि क्या होगा, मैक्सिमम चैप्टर्स में इस पॉइंट्स का यूज होगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि जैसे जब चैप्टर की बात होगी तब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन क्या है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और फिर एक आपने पढ़ा था जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने 10th में क्या पढ़ा है, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ा है। अब क्या आ जाएगा, जीपी भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एचपी भी आ जाएगा। आपने सिर्फ क्या स्टडी किया अभी, एपी। जीपी क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा और एचपी क्या आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से क्या लिंक चलेंगे। जैसे कि एक हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और इसी में हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल आपने किया है, लेकिन अब इसमें क्या है, सर्कल की प्रॉपर्टीज आएगी। आपने सिंपल एक सर्कल की थ्योरम लर्न की है, सर्कल प्रॉपर्टीज देखा है। अब इसमें सर्कल किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप सर्कल में स्टडी करेंगे। लेकिन सर्कल किससे एक लिंक हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से लिंक हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आपका अच्छा होगा तो सर्कल को सॉल्व करने में हमें स्पीड मिल जाएगी। फिर जैसे कि कॉनिक सेक्शन में और भी आ जाएंगे, पैराबोला, इस टाइप से एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा। तो इस टाइप से कई टॉपिक आएंगे जो एक दूसरे से लिंक चलेंगे। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि आपको हर एक चैप्टर को अच्छी तरह करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उससे ही आपका बेसिक स्ट्रांग होगा और नेक्स्ट चैप्टर जैसे करते जाएंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इस टाइप से ही, और किस टाइप से हमको करना है सॉल्व, क्या वर्किंग रखनी है हमको डेली, क्या रूटीन फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला काम तो आपका होगा लेक्चर अटेंड करना। सबसे पहला काम तो क्या होगा, लेक्चर अटेंड करना। फिर सेकंड क्या होगा, इस लेक्चर को अटेंड करके आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। जो मॉड्यूल मिलेगा आपको, जो नोट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। लेक्चर जो अटेंड हुआ उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैथ में क्या आता है, एक पॉइंट डिफाइन हो रहा है। पूरी डेफिनेशन और पूरा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट क्या बोल रहा है या इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला है, किसी फॉर्मूले में एक्स वाई जेड इस टाइप से यूज हो रहा है, तो इस x का मतलब क्या है, इस y का मतलब क्या है, इस z का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए हमको। बस इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। फिर
लेक्चर अटेंड किया, सेकंड आपने क्या किया, उसके नोट्स तैयार किए, थर्ड स्टेप क्या करनी है आपको, इन नोट्स को तैयार करने के बाद, एक बार तो आपने बना लिए, तब तो आपको थोड़ा बहुत लर्न हो गया, ठीक है, पूरा लर्न नहीं होता है, लेकिन थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है, इन्हीं नोट्स को वापस क्या करना है, वापस स्टडी करना है, इन्हीं नोट्स को क्या करना है, वापस स्टडी करना है, वो एक स्पीड में हो जाएगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या होगा, रीड नोट्स किए और क्या कर लेंगे अपन, लर्न फॉर्मूला। मतलब नोट्स तो हमने एक बार दोबारा पढ़े ही पढ़े, उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला भी लर्न कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपको डेली डीपीपी मिल रही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मिल रही है हर टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपको सॉल्व करनी है, तो आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस मिले, तो हो सकता है 10 की 10 आपसे सॉल्व हो गए, हो सकता है 7 आपसे सॉल्व हो गए, हो सकता है 8 आपसे सॉल्व हो गए, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सिंसियरली ये रूटीन फॉलो किया। तो थोड़ा टाइम शुरू में जरूर लगेगा, लेकिन आपने शुरू से ही इसको फॉलो कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर डेली इस टाइप से हम करेंगे, फिर लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने पे आ जाएगा तो हम क्या लेंगे, वर्कशीट लेंगे। फिर क्या लेंगे, वर्कशीट करेंगे, और वर्कशीट करने से पहले ये आपका कंप्लीट पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कंप्लीट होगा तभी हमारी वर्कशीट सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि इसमें टिपिकल क्वेश्चंस भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी होंगे, मतलब फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ये पोर्शन वीक रहा। तो ये हर टॉपिक के लिए, आपके लिए, कि हर टॉपिक में, ऐसा नहीं कि पढ़ लो किसी टॉपिक के लिए हम रूटीन फॉलो करेंगे, ये मैथ में किसी भी टॉपिक उठा लो, ये फॉलो आपको करना ही करना है। फिर जब वर्कशीट करेंगे उससे पहले जब हमने रिवाइज कर लिया एक बार, और जब आप डेली करते रहेंगे रिवाइज, कि कल जो पढ़ेंगे उससे पहले ही, कल जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले ही जो आज तक पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो कल जो पढ़ेंगे हम उसको जल्दी समझ लेंगे। तो वर्कशीट कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, अगर हमारा ये पोर्शन स्ट्रांग रहेगा, तभी जाके हम ये वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे। और हर चैप्टर के लिए ये आपका लिंक में चलेगा, और आपको फिर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दें, और मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में जैसे आप जेई, आईआईटी, ये अभी हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और इसके अदर भी जो अगर हम एग्जांपल देते हैं कंपटीशन एग्जाम, एनडीए या कुछ, तो वो 11th 12th का ही कोर्स फॉलो करते हैं, तो वही है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम इसको रूटीन में लेते जाएंगे, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करेंगे, डेली उसको रूटीन को फॉलो करेंगे। अब ये तो चीज है वो आप डेली रूटीन में करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे, फिर जाके इस टॉपिक के लेवल तक पहुंचेंगे। और स्टार्ट किससे करेंगे, बेसिक से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स। सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन कौन सा कलेक्शन ऑफ डाटा, मीनिंगफुल डाटा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, या फिर ऑब्जेक्ट। लिख लेते हैं हम इसको, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हर जगह जाएंगे हम, तो सेट्स यूज में आ रहा है, एक तरह से देखे तो हर जगह कलेक्शन में आ रहा है। कैसे कलेक्शन में आ रहा है, जैसे कि शोरूम में जा रहे हैं, कपड़ों का शोरूम हो गया, तो कपड़ों के शोरूम में क्या आ गया, तो कपड़े आ गए, कपड़े क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स हो गए। और स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स का हम कलेक्शन बना सकते हैं। क्या हो सकता है उसके अंदर, स्टूडेंट्स में क्या कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स का कलेक्शन बना सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस का कलेक्शन हो गया। हर सेक्टर में जा रहे हैं, वहां कलेक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें एक टर्म आ रही है क्या, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड से क्या आ रहा है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, वो जो भी आप सेट बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कैसे आ रहा है, जैसे कि डेंजरस एनिमल का सेट बना रहे हैं हम, तो ये पॉसिबल है सेट बनना या नहीं है, कैसे पॉसिबल है या नहीं है देखते हैं हम। जैसे कि 3 एनिमल लिए हमने, ए बी सी, हमने एग्जांपल ले लिए कि 3 एनिमल है ए बी सी। फॉर एग्जांपल एक्स स्टूडेंट के लिए, और ये 3 स्टूडेंट लिए हमने, एक्स वाई जेड, और ए बी सी 3 एनिमल लिए।
तो अब कौन सा इनमें से डेंजरस एनिमल है? एक्स ने क्या कहा कि मेरे लिए तो बी डेंजर है, सबसे डेंजर पूछा गया तो एक्स ने क्या कहा कि मेरे लिए तो बी डेंजर है। वाई से पूछा गया तो वाई ने कहा मेरे लिए तो ए सबसे ज्यादा डेंजर है। और जेड ने बोला तो जेड ने क्या बोला कि मेरे लिए तो सी डेंजर है। अगर हम एक और मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी एक और स्टूडेंट है, उसने कहा कि मेरे को तो इन तीनों से ही डर नहीं लगता, मेरे को तो इन तीनों से ही डर नहीं लगता। जैसे कि एक्स ने बोला मेरे को तो सबसे ज्यादा स्नेक से डर लगता है, और पी ने क्या करा, उस स्नेक को पकड़ के दिखा दिया, तो उसको स्नेक से डर नहीं लगा। तो इसका मतलब पी के लिए वो डेंजर है नहीं, इसके लिए डेफिनेशन अलग हो गई। और एक्स के लिए क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गया कि एक्स सबसे डेंजर एनिमल हो गया और पी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो डेफिनेशन क्या है, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, सबके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, वही वेल डिफाइंड में आ रहा है। तो अब एक आपने देखा कि कलेक्शन ऑफ ए बी सी डेंजरस एनिमल हमने मान लिए कि 3 एनिमल ही हमने लिए, तो सबसे डेंजरस एनिमल कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए देखा जा रहा है तो डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो जा रही है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए वो अलग आ रहा है। तो वो डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन है सबकी अलग जा रही है। और क्या देखें, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें से पूछा जाए कि गुड स्टूडेंट की कलेक्शन बनाना है, एक सेट बनाना है, तो गुड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे बन सकता है? वही हम वापस एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बी सी 3 स्टूडेंट ले लिए और एक्स वाई जेड ये टीचर्स ले लिए। तो एक्स टीचर ने तो क्या बोला कि मेरे लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट जो है वो सी है। वाई ने क्या कहा कि मेरे लिए क्या है, बी है। जेड ने क्या कहा कि मेरे लिए तो क्या है, सबसे अच्छा स्टूडेंट क्या है, ए है। तो गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन अलग हो गई, भाई एक्स के लिए अलग हो गया, एक्स टीचर के लिए अलग हो गया, वाई टीचर के लिए अलग हो गया, और जेड जो टीचर थे उनके लिए अलग हो गया। तो गुड स्टूडेंट बढ़ गए सब जगह, तो एक क्लियर नहीं हो पाया। तो ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स में या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आया। तो ये भी सेट डिफाइन नहीं करेगा। सेट कौन सा डिफाइन करेगा, जो कि वेल डिफाइंड हो। जैसे कि अब डेंजरस एनिमल की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेंजरस एनिमल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 एनिमल्स, ये टोटल कितने हैं, फॉर एग्जांपल हमने 3 मान लिया, तो इनका एक सेट बनाना है, कलेक्शन ऑफ इन एनिमल का सेट। तो ये कलेक्शन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बताइए कितने रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, या बोल दिया जाए कि एक जू के अंदर 50 एनिमल्स हैं, इनका कलेक्शन बना। तो ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए, 50। तो वो एक पॉसिबल केस हो गया। वही स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो गुड स्टूडेंट का हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं, वो एक सेट हो गया। लेकिन कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो वो सेट्स नहीं बनेगा। तो सेट्स पे डेफिनेशन पे आप जरूर जाना, जरूरी नहीं है। आगे हम आगे टाइप्स पढ़ते जाएंगे, फॉर्म देखेंगे, तो उससे पहले ये देखना कि वो सेट एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो ये हमने ऐसे एग्जांपल देखे। एक एग्जांपल और लेते हैं वेल डिफाइंड का, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब एक क्रिकेट टीम में से गुड प्लेयर्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे? जैसे वही हम बात कर रहे हैं, एक के लिए धोनी बेस्ट है, दूसरे के लिए विराट सबसे बेस्ट है, और तीसरे के लिए रोहित शर्मा सबसे बेस्ट है। तो क्या हो गया, सबके लिए बेस्ट की डेफिनेशन अलग हो गई। कैसे गुड प्लेयर्स का हम बेस्ट प्लेयर का सिलेक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर किसी से अलग अलग कंडीशन पूछी जा रही है, तो वो वेल डिफाइंड में नहीं आ रहा है। तो वेल डिफाइंड क्या हुआ कि एक सेट जो हम बन पा रहे हो वो डिफाइंड फॉर्म में है। तो आपने देखा कि अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन बना सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, एक सेट बन सकता है। नंबर ऑफ एनिमल्स अगर कंसीडर हो तो उसका अपन एक सेट्स बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया हमारे पास। एक शोरूम है, शोरूम में कितने नंबर ऑफ क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो उसका कितने नंबर ऑफ पैंट्स है, कितने नंबर ऑफ शर्ट्स हैं, उनका कलेक्शन हो गया। तो वो भी एक सेट पॉसिबल है। तो क्लियर हुआ आपको कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कैसे सेट लेके चल रहा है। आगे हम धीरे धीरे एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, आगे चलते हुए जाएंगे, आपको ये पॉइंट क्लियर होता हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले वेल डिफाइंड में आपने देखा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या आ रहा है, सेट क्या आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आगे एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से, जो कि कहां से है, लेस देन 100। तो ये एक सेट बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है,
कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया, हम बना सकते हैं क्या 1 2 3 4 अप टू 100 तक। तो ये पॉसिबल है सबके लिए, अगर किसी को भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो सब यही करेंगे। तो ये पॉसिबल आ गया, तो ये सेट पॉसिबल है, मतलब एक सेट डिफाइन कर रहा है। लेकिन एक ये देखा जाए नेक्स्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो वही बात आ गई क्या कि किसके लिए मोस्ट टैलेंटेड, किसी एक के लिए टैलेंटेड राइटर अलग है, मेरे लिए अलग है, और तीसरी पर्सन के लिए अलग है। तो ये वेल डिफाइंड में नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये एक वेल डिफाइंड सेट्स नहीं बना। नेक्स्ट देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास की बात की जाए तो आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है 10 है 20 है 50 है, जितने भी हैं, तो उसका एक कलेक्शन बन सकता है, वेल डिफाइन हो गया। तो ये एक सेट डिफाइन कर रहा है हमारे पास। तो सेट्स का मतलब क्या है कि अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसे आपने एग्जांपल देखा तो ये क्लियर हुआ। अब सेट्स किस टाइप से रिप्रेजेंट हो रहा है, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेट्स किस टाइप से डिफाइन करते हैं, किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट्स रिप्रेजेंट होगा एक कर्ली ब्रैकेट्स में, इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट्स में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। एक सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो भी टर्म लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है एलिमेंट्स। अब आगे इस पे हम देखते हैं, तो सेट्स दो फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। किस फॉर्म में, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक तो हो रही है रोस्टर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म में सेट डिफाइन हो रहा है। रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, देखते हैं हम। और क्वेश्चन क्या राइज होता है इसके अंदर, अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो हमें किस में चेंज करना है, क्वेश्चन में ये आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखी है, किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो चेंज तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो सेट किस टाइप से डिफाइन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो रोस्टर फॉर्म कैसा आएगा, रोस्टर फॉर्म क्या है कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आ गए। तो ये चार एलिमेंट हो गए इस सेट के अंदर, क्या हो गए, ये चार एलिमेंट हो गए। तो इन चार को इस हमने कॉमा के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे कि ये हमने अल्फाबेट ले लिए थे, हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से ले लिए। तो ये भी किसको डिफाइन कर रहा है, रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कर रहा है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या आ रहा है कि आप जो नंबर्स को या जो भी एलिमेंट्स दे रहे हो उसको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे हो, एक एक एलिमेंट को, तो वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। आप वीकडेज ले लीजिए, कैसे ले रहे हैं, जैसे हमने लिया इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप से हमने ले लिए। तो ये वीक भी हम एक कलेक्शन सेट बना सकते हैं। मंथ का बना सकते हैं, कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं, मंथ्स का कलेक्शन भी बना सकते हैं। किसी का नेम लें, किसी भी स्टूडेंट का ले लें, जैसे कि हमने लेते हैं एक राहुल, अमित, सुमित, इस टाइप से सेट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे हैं। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमें समझ में आई क्या है कि एक कॉमा के साथ एलिमेंट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कॉमा के साथ जो रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि जो भी फॉर्म है उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में, एक लाइन फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आने से पहले आपने 10th में ये नंबर्स देखे होंगे, तो एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। W हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, क्या 0 1 2 3 एंड
सो ऑन। नेचुरल नंबर को करते हैं हम n से डिनोट कर रहे हैं, क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। z डिनोट कर रहे हैं इंटीजर्स को, जैसे कि माइनस इंफिनिटी से हम लेते हुए जा रहे हैं, -10 -9 इस टाइप से चलते हुए जा रहे हैं। इंटीजर आप जानते हैं तो माइनस इंफिनिटी चलते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वैल्यूज हटा देंगे, सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव ही वैल्यू लेके चलेंगे। क्यू मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हैं, 10th में अभी कर रहे हैं आपने, क्या जो कि p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं अपन हमारे पास। क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ये लिया था, ये जेड पॉजिटिव का मतलब क्या लिया था कि पॉजिटिव इंटीजर, और क्यू हो गया रेशनल नंबर, और क्यू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, कि ये नेगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, मतलब कि एक नंबर लाइन जो कि क्या होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। इसमें सारे नंबर आ गए, डेसिमल रूट फॉर्म सब सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। तो आर तो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, और आर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे हमने इसमें देखे थे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे थे, तो आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। एक और टर्म्स, जैसे ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप सेट में एक स्मॉल लाइन में ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा सेट किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये हमारी रोस्टर फॉर्म ही है। फिर एक ये साइन होता है किसके लिए, बिलोंग्स टू। ये साइन किसके लिए आ रहा है, बिलोंग्स टू। आपको 10 तक आपने जो सिंबल देखे थे, अब आगे आप जो सिंबल देख रहे हैं इनको याद रखिए, ये आगे तक आपके आप काम आएंगे जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी। तो इन सिंबल को ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप से ई जो हमने बनाया ये क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, ये हमने सेट मान लिया। अब ये हमने ले लिया कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। कि 1 वो कैसे बिलोंग कर रहा है कि 1 ए के अंदर है या नहीं है, तो वो बिलोंग कर रहा है। मैंने लिया 7, तो 7 बिलोंग कर रहा है कि ए को, तो ए क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट, ये हमने लिया है, तो इसके अंदर 7 है क्या, नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हुआ। तो आपने बिलोंग्स टू का सिंबल देखा है किस टाइप से ले रहे हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि जयपुर बिलोंग्स टू राजस्थान, जयपुर कहां बिलोंग कर रहा है, राजस्थान को बिलोंग कर रहा है। तो इसी टाइप से ये बिलोंग्स टू, अगर वो उसको बिलोंग कर रहा है, उसकी पेयरिंग हो है, तो वो बिलोंग कर रहा है, हम इस टाइप सिंबल लिख देंगे। नहीं कर रहा तो इसको नॉट लगा देंगे, इस टाइप से कट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 लिया, तो 5 बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं कर रहा, ए मतलब कि ये सेट बिलोंग कर रहा है, तो इस टाइप से लिख दिया। नहीं करेगा तो कट कर देंगे। ये हुआ बिलोंग्स टू का साइन। ये हमने चीज क्यों देखी, हम बात कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रोस्टर फॉर्म ली, ये एक नंबर सेट लिया 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट लिया, किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा किस में है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्वेश्चन ये कहा था कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाएंगे। सेट्स को दो ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो कैसे है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 तक। अब स्टॉप है 6 पे, 6 के बाद मैंने क्या लिखा है, डैश 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 नहीं किया, सो ऑन नहीं किया, सिर्फ 6 पे स्टॉप कर दिया। तो मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब एक जगह उसकी लिमिट फिक्स हो गई है कि यहां से लेके यहां तक है, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट, जैसे कि ये इनफाइनाइट जाया जा रहा है, डैश डैश डैश, ये क्या हो गया, ये एक तरह से देखा जा रहा है तो क्या है, फाइनाइट। और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
कि डैश 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 एंड सो ऑन आगे तक चले जा रहे हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो सेट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम यहां बात कर रहे थे कि ये एक सेट है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है? अब आप ध्यान रखिए, ए हम सेट लिख रहे हैं कैसे, इन सभी एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इन सभी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, ये दो रेशियो टाइप लिखे मैंने, आपने रेशियो चैप्टर चल रहा है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या आ रहा है, सच दैट। इस रेशियो का मतलब क्या आ गया, आप लिख लीजिए, इस रेशियो का मतलब क्या आ रहा है, सच दैट। ठीक है, क्या है मैं बताता हूं अभी आपको, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है, अभी एक्स तो कोई स्थायी नहीं एलिमेंट के अंदर, तो हमने ए सेट जो माना है क्या है, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट लिए हैं, नंबर लिए हैं, तो इन सबको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि इस सबको एक्स माना, तो एक्स इन सबको जो माना है मैंने वो ही लिखा। सच दैट, अब इसको मैं बता रहा हूं कि एक्स है क्या, किस फॉर्म में चल रहा है, एक्स के बारे में बता रहा हूं। तो सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मैंने स्टेटमेंट लिखा, क्या लिख दिया कि एक्स क्या है, वापस देखिए, यही चीज समझनी है आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखना है, और जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो एक्स ये पूरा था, एक्स सच दैट एक्स क्या चीज है, एक्स तो ये पूरा हो गया। अब एक्स है क्या, तो ये क्या लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर है, कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब मैं अगर इसको यहां स्टॉप कर देता हूं तो सही चल रहा है वैसे तो, कि एक्स सच दैट, मैंने इस पूरे को एक्स माना, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्लियर हो गया। लेकिन ये इनकम्प्लीट हो गया, और अगर मैंने ये स्टॉप कर दिया तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर ही चल रहा है, बट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक चले जा रहा है। तो अगर मैं स्टेटमेंट ये पढ़ता हूं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो अप टू इनफाइनाइट तक चले जा रहा है। जबकि मैं इस सेट की बात कर रहा हूं तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 पे आके स्टॉप हो गया, तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कि नेचुरल नंबर तो है, बट कहां तक, x इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, 6 तक की। 6 ये इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x लेस देन 7, तो 7 से लेस देन जो भी नेचुरल नंबर है वो आ गए। तो रोस्टर फॉर्म के बाद आप सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा, मतलब इसको पढ़ के वापस यही फॉर्म बन रही है ना, कुछ और तो नहीं बन रही, यही देखना है आपको, तब तो आपका सही है। तो सेट बिल्डर, ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमने क्या बना दिया, सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। अब इसको कितनी टाइप से लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। ये तो एक पूरा स्टेटमेंट हो गया, तो रोस्टर फॉर्म वापस देखते हैं। रोस्टर फॉर्म तो क्या हुई, एक कॉमा के साथ रिप्रेजेंट किया आपने एलिमेंट को, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपने लिखा, लेकिन किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा, सेट फॉर्म में ही लिखना है। तो इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ये सारे एलिमेंट मैंने एक्स मान लिए, सच दैट एक्स, अब एक्स किस फॉर्म में चल रहे हैं वो बता रहा हूं, तो एक्स इक्वल टू स्मॉल एन। अब कहेंगे कि आप कि सर अभी तो आपने एक्स लिखा था और अब आपने स्मॉल एन लिया है, वो है ही नहीं। तो देखिए अब कितना इजी हो जाएगा कि मैंने इन सबको एक्स माना था, अब बता दिए एक्स किस फॉर्म में चल रहा है, एक्स किसके इक्विवेलेंट है, स्मॉल एन के इक्विवेलेंट है। अब स्मॉल एन क्या है, तो मैंने लिखा स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन किसका है, अभी आपने पढ़ा बिलोंग्स टू का यूज में आया, तो एक्स मैंने इन सबको एक्स माना है और एक्स को किसके इक्विवेलेंट लिख दिया, स्मॉल एन के इक्विवेलेंट लिख दिया। स्मॉल एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये स्मॉल एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, बट नेचुरल नंबर तो क्या है, अप टू इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि एन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो एन लेस देन इक्वल टू 6 या फिर ये लेस देन 7 लिखना पड़ेगा। देखा आपने, तो क्या लिखा मैंने इसको, x such that x is a natural number, इस टाइप से लिख दिया, या फिर x such that x इक्वल टू स्मॉल n,
और स्मॉल एन अपनी तरफ से लेकर आया, स्मॉल एन क्या है, तो मैंने रिप्रेजेंट किया कि स्मॉल एन किसको बिलोंग कर रहा है, क्या लिया है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप ये लिखेंगे नहीं कि स्मॉल एन किसको बिलोंग कर रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको आपने एक्स माना और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल एन क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब सो ऑन, तो ये तो 6 पे स्टॉप था, तो क्या लिख दिया अपन ने, नेचुरल नंबर, बट कहां तक, ओनली 6 तक, एंड लेस देन इक्वल टू 6। अगर यही सेट की बात करें हम और ये चले जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चले जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, तब मैं इसी फॉर्म को यूज करते हुए कैसे लिख रहा हूं, सेट, ये तो मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू स्मॉल एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने स्टॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि ये चले जा रहा था अप टू इनफाइनाइट तक, तो मैं कर सकता हूं ना, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर क्या जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए सही हो गया, बट इसके लिए गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक फाइनाइट साइड था और ये क्या है, इनफाइनाइट साइड है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस टाइप से लिखने की कोशिश करें, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस टाइप के लिए फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, जिससे अभी आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे तो ये फॉर्म आपको क्वेश्चन पकड़ने में हेल्प करेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में चल रहा है, जो सीरीज दे रखी है वो किस फॉर्म में चल रही है। तो ये फॉर्म आपको हेल्प करेगा और इजीली आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो फटाफट कि n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, एंड सो ऑन चलते जा रहा है। तो इस टाइप से आपने ये देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जो एलिमेंट्स को अपन क्या ले रहे हैं, कोमा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, या तो इस टाइप से पूरा स्टेटमेंट या फिर इस टाइप से। तो फॉलो करिए ये चीज, अदरवाइज ये भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन कोशिश कीजिए इस फॉर्म में। आगे और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर होता जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, जैसे कि अब ये एक नंबर लिया हमने 1 4 9 16 और इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, डैश डैश डैश। तो अभी तो सिंपल फॉर्म ले ली थी हमने, अब ये क्या है 1 4 9 16 इस टाइप से फॉर्म ले ली। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, हम लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब ये किस फॉर्म में चल रहा है ये हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आ रही है, किस फॉर्म में चल रहा है, तो हमने लिया स्मॉल एन। अब स्मॉल एन क्या है हमको देखना पड़ेगा, स्मॉल एन क्या आ रहा है, जैसे कि स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया और अप टू इनफाइनाइट जाया जा रहा है, तो इसमें आगे के लिखने की जरूरत है नहीं, यहां स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके ये फॉर्म बन रही है क्या, वापस देखते हैं कि इस सारे एलिमेंट्स को हमने क्या माना, एक्स माना, और एक्स किसके इक्विवेलेंट है, स्मॉल एन के इक्विवेलेंट है, और स्मॉल एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई नंबर बोल रखा है कि नेचुरल नंबर यही वाला लेना है या ये नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब नेचुरल नंबर बोल दिया तो हमारे दिमाग में क्या आता है, 1 2 3 4 5। अगर बोला जाए नेचुरल नंबर अबाउट 10, मोर देन 10, तो आप 11 से काउंट कर रहे हो, लेस देन 10 तो 10 लास्ट लिमिट हो गई अपने पास, 10 तक होगी, मतलब 10 से बिलो ही लेना है, तो 9 तक हो गई अपने पास लास्ट लिमिट। तो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है इसमें। तो अब x इक्वल टू स्मॉल एन लिया, तो n इक्वल टू मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1 से स्टार्ट करूंगा जहां से पेयरिंग है नेचुरल नंबर की, 1 किया तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 ले रहा हूं तो 2 तो यहां है ही नहीं, और जबकि आपने क्या लिखा है x इक्वल टू स्मॉल एन, तो 2 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो रहा है। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, क्या हो गया, 4 आ रहा है फिर 9 आ रहा है, तो एक तरह से देखा जा रहा है ये स्क्वायरिंग फॉर्म में चल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू एन का स्क्वायर, जरूरी नहीं सिंपल एन ही लिखना है, इसको फॉर्म, ये एक फॉर्म है, किस फॉर्म में चल रहा है वो, और वो क्या है उसको आपको लिखना है बस। तो क्या हो गया, x इक्वल टू एन का स्क्वायर। अब n क्या है, n है नेचुरल नंबर, अब पुट कीजिए, जैसे मैंने n 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है,
2 पुट कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर 4, सही है। 3 पुट कर रहा हूं 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। 4 पुट कर रहा हूं 4 का स्क्वायर 16, फिर सोन चलते जा रहा है तो स्क्वायरिंग फॉर्म ही चलेगी। 5 पुट कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा 25, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर फॉर्म में हो गया, x इक्वल टू एन स्क्वायर, जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आप इसमें इंटीजर भी लिख सकते थे। अब इंटीजर कितना लिखते, अगर मैं लिख देता इसको x इक्वल टू एन का स्क्वायर और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देता, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर आपको अभी टेबल लिखवाई थी, क्लियर था। तो क्लियर हो रहा है इंटीजर भी। 1 पुट कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 पुट कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 पुट कर रहा हूं तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 पुट कर रहा हूं तो 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये भी क्लियर है। लेकिन इंटीजर लिखा है तो इंटीजर तो नेगेटिव भी थे, अगर मैं -1 पुट कर रहा हूं तो भी सही हो रहा है। -1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। -2 ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर कितना हो रहा है 4 हो रहा है। -3 ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, तो ये भी क्लियर हो रहा है। बट इंटीजर में 0 भी आ रहा है, तो 0 जब यहां पुट कर रहा हूं तो 0 का स्क्वायर कहां है 0, जो कि यहां है ही नहीं, गलत हो रहा है। तो मैं इसको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जगह क्या लिख सकता हूं, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर लिख सकता हूं इसको। तो ध्यान रखिए, तो x इक्वल टू स्मॉल n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर हम लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ किस टाइप से क्या फॉर्म बन सकती है। आपको वापस क्रॉस चेक करना है कि आपने जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म वो सही लिखा है या फिर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फॉर्म लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सेट बिल्डर फॉर्म है 2, 4, 8 और 16, 32, इतना स्टॉप कर देते हैं चलिए। तो ये एक सेट दे दिया हमको, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो रटा हुआ रूल लिख देते हैं, x z x, मतलब इन सारे एलिमेंट को मैंने x माना और x इक्वल टू क्या है, किस फॉर्म में चल रहा है ये मेरे को बताना पड़ेगा किस फॉर्म में चल रहा है। तो सोचिए भाई किस फॉर्म में चल रहा है कि n तो हमने लिया, चलो n लिख दिया ये, और n बिलोंग्स टू चलो नेचुरल नंबर भी लिख दिया, चलो इतना काम भी कर दिया। और स्टॉप हो रहा है तो कहां पे स्टॉप हो रहा है ये आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखना है सोचिए, x इक्वल टू स्मॉल n और n बिलोंग्स टू हमने नेचुरल नंबर लिया, क्या लिखना चाहिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो 1 है ही नहीं, गलत हो रहा है। आ क्या रहा है 2 आ रहा है, n की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 तो आ रहा है, लेकिन 1 कहां गया, तो ये चीज गलत हो रही है, ये फॉर्म गलत है। इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दें इसको, ये देखो 2 की टेबल चल रही है, इसको पहचाना होगा किस फॉर्म में चल रहा है, 2 की टेबल फॉर्म में चल रहा है। 2 फिर ये 4, अब 2 की टेबल भी, सॉरी 2 की टेबल नहीं चल रही, ये पावर फॉर्म में चल रही है। 2 की टेबल नहीं है, क्या है, पावर फॉर्म में चल रहा है। तो क्या लिख सकता हूं 2 की पावर n लिख दो, क्योंकि मेरे को ये आपको बार बार बता रहा हूं ये सब क्या है, फॉर्म है। x इक्वल टू एन स्क्वायर ये एक फॉर्म हो गई, x इक्वल टू 2 की पावर n एक फॉर्म हो गई। किस फॉर्म में चल रहा है क्वेश्चन हमारा, ये सीरीज किस फॉर्म में चल रही है। तो x इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन स्टॉप हो रखा है, तो नेचुरल नंबर कहां तक लेना है। के स्टूडेंट क्या लिखते हैं कि हाँ सर ये पकड़ में आ गया हमें कि n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आ गया, 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ गया, 3 पुट कर रहे हैं तो 8 आ गया, और यहां गलती क्या कर देते हैं कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 32 लिख देते हैं, तो ये चीज गलत हो गई। 32 नहीं आएगा, कितना आएगा चेक करो, n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 2 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है 4, 3 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 6, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 5 पे स्टॉप हो गया ना। 2 की पावर 6 करूंगा तो 64 हो रहा है, तो 64 तो आ ही नहीं रहा, आगे तो हम बढ़ ही नहीं रहे, कहां स्टॉप हो गया 32 पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे जाए तो सीरीज तो 32 पे स्टॉप हो रही है, बट हमने n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं n को, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सीरीज इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं तभी बना सकता हूं जब n की वैल्यू क्या लूंगा, n की वैल्यू क्या लूं मैं यहां, लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, 6 से लेस देन तो 5 ही आ गया, तो आप लेस देन 6 भी लिख सकते हैं या फिर
लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है। तो अब वापस क्रॉस चेक कीजिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो और 2 की पावर 6 कर रहा हूं तो वो आगे आ ही नहीं रहा है। तो नेचुरल नंबर आपने कहां तक लिया है, 5 तक लिया है, ना कि ये किस कहां तक चल रहा है वो देखना है, जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे होंगे तब। तो ये ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन चले जा रहा है। तो अब तो आ गया हुआ ये आपको पकड़ में कि x सच दैट x, ये सारे एलिमेंट हमने क्या माने, x सच दैट x किस फॉर्म में चल रहा है, x इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, आप चाहे इंटीजर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बस क्रॉस चेक करके देखना है कि सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो x इक्वल टू स्मॉल n, तो स्मॉल n सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, n की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो 1 लेने पे यहां 1 नहीं है, क्या यहां 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 तो ले जाएंगे, लेकिन 4 कैसे आ रहा है, तो ये तो अभी हमने कर दिया, ये भी 2 की पावर n फॉर्म में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, क्यों, यहां तो 8 था, यहां क्या आ गया 6 आ गया, तो ये 2 के मल्टीपल फॉर्म में चल रहा है। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2n, तो x सच दैट x इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहां तक चल रहा है, जब n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ रहा है, 4 करूंगा तो 8 आएगा, 5 करूंगा तो 10 आएगा, 6 करूंगा तो 12 आएगा, 7 करूंगा तो 14 आएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। तो अप टू इनफाइनाइट हो गया। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मेरे को ये यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, इस टाइप से लिखना नहीं पड़ेगा। देखना अगर कहीं स्टॉप हो रहा है, फाइनाइट है, तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको यहीं स्टॉप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखा आपने कैसे हुआ, आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया हमने। तो फ्रैक्शन फॉर्म से आपको क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर, कि क्या लिख देते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n, और n बिलोंग कर दिया q, q क्या था, रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर फॉर्म में चल रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये गलत हो जाएगा कि 1/2 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर बहुत सारे आ गए, तो ये क्लियरिटी नहीं आ रही हमारे पास रेशनल नंबर से। क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू n, नेचुरल नंबर आपका बहुत काम कर देगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन वही दिक्कत 1 पुट करें तो आ रहा है 1। अब 1/2 कैसे लाएं कि 1/2 1/3 1/4, फ्रैक्शन फॉर्म तो नेचुरल नंबर के अंदर आती ही नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म तो किस में आ रही है, सिर्फ रेशनल नंबर में आ रही है। तो अब मैंने लिखा है नेचुरल नंबर, मैं ये कह रहा हूं नेचुरल नंबर सही है, लेकिन ये फॉर्म मैंने गलत लिखी है, तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्म को, क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टेप से लिख लें 1/n फॉर्म में। देखो n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1/1 1 है, n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो 1/2 है, 3 पुट कर रहा हूं तो 1/3 है, 4 पुट कर रहा हूं तो 1/4 है, 5 पुट कर रहा हूं तो 1/5 है, 6 पुट कर रहा हूं तो 1/6 है, और आगे जा ही नहीं रहे तो मैं लिखता हूं n लेस देन 7 या फिर n लेस देन इक्वल टू 6। के स्टूडेंट स्टेप को पकड़ते नहीं है, क्यों, कि बोल रहे हैं नेचुरल नंबर है, लेकिन सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता ही नहीं है। तो हमने भी इस सीरीज को तो पकड़ा है, लेकिन n हमने सिर्फ n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि n हमने नेचुरल नंबर लिया है, लेकिन हमारी फॉर्म क्या चल रही है, x इक्वल टू 1/n फॉर्म, किस फॉर्म में चल रही है, x इक्वल टू 1/n फॉर्म। तो ये क्या हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहां तक लेना है, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता तो इनफाइनाइट लेते, लेकिन वो 6 पे स्टॉप है, तो हमने क्या लिया, n लेस देन 7 लिया, या फिर आप लिख सकते हो n लेस देन इक्वल टू 6। ये फॉर्म लिखी आपने इस टाइप से। और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, अब जैसे हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में तो जाना सीख लिया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना, ठीक है। अब
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनसे अपन चेंज करेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है कि x such that x is the letter of the word proportion। क्या है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो भी हम सेट के फॉर्म के अंदर बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाएंगे, तो उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द लेटर ऑफ द वर्ड। वो एक लेटर्स है, कौन से लेटर्स हैं, लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन वर्ड से बन के आ रहे हैं। तो सेट के अंदर अगर हम कोई नंबर्स या लेटर्स कुछ भी लिख रहे हैं तो वो रिपीटिंग टर्म्स में नहीं लिखना है, मतलब एक वैल्यू दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी टर्म। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आ रही है, पी आर, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म है पी आर ओ हो जाएगा। अब ये फिर पी आर है, लेकिन ऑलरेडी हम पी लिख चुके हैं, तो सेट के अंदर दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो इस पी को लिखना नहीं है। फिर ओ भी लिख चुके हैं, इस ओ को भी रिप्रेजेंट नहीं करना वापस। आर भी लिख चुके हैं, इस आर को भी नहीं करना। टी हो गया, आई ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। एन, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक लेटर ऑफ वर्ड था प्रोपोर्शन का, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, और रोस्टर फॉर्म क्या था, लेटर्स लिख दिए हमने और कॉमा के साथ रिप्रेजेंट भी कर दिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या कि कोई भी टर्म दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेट में कोई भी टर्म हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और बोला जाएगा इसको सेट फॉर्म में लिखो। तो स्टेटमेंट है तो हम सेट फॉर्म में लिखेंगे, तो किस में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर कर्ली ब्रैकेट्स में ना लिख के आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दिया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो अभी आपने किया प्रोपोर्शन का, तो वो तो कर्ली ब्रैकेट्स में दे रखा था ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में, ये एक स्टेटमेंट दे दिया, इसको सेट में लिखना है। तो वही जो आपने अभी किया कि रिपीट नहीं लिखना है, तो एम हो गया, ए हो गया, टी एच, फिर ई, फिर एम ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है, ए ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है, आई, फिर सी भी नहीं लिखा था, और एस। ये हो गया हमारे पास मैथमेटिक्स का जो था वर्ड, उसके हमने लेटर्स लिख दिए सेट रोस्टर फॉर्म में, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट कर दिए रोस्टर फॉर्म में। तो वर्ड्स वाले आपने क्या देखे, कोई भी टर्म आपको लिखनी है तो क्या है, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करनी है और रिपीटिंग टर्म्स नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन मोस्टली किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के, क्या है कि x such that x is a positive integer, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड डिविजर ऑफ 9, और वो 9 के डिविजर भी, तो 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर कौन से हैं, माइनस भी होते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहां क्या बोला है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है जो कि 9 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 के डिविजर हैं। तो कौन कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 डिवाइड कर रहा है 9 को, एक तो 1 हो गया, 2 करता है क्या, नहीं करता है, क्या करेगा, 3 कर देगा, और क्या कर देंगे, सिंपल सी 9 के फैक्टर फॉर्म ले रहे हैं, तो एक हो जाएगा 9, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट कर दिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। तो डिविजन ऑफ 9 कौन कौन से हो गए, इंटीजर्स 1, 3, 9। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म क्या आ गई, 1, 3 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x such that x belongs to z, z क्या है, अगर आप भूल गए तो दिक्कत देंगे। तो मैंने आपको बताया था इन सब लेटर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो z क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, तो x such that x belongs to z, मतलब इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। कौन सा इंटीजर, जो कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, मॉडुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ x। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ x, मतलब इसके अंदर हम कोई सी भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी वैल्यू रखो,
इस मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैंने रख दिया -9 का मॉड देखा जाए तो क्या आएगा 9। अगर -5 लिख दूं मॉड फॉर्म में तो क्या आएगा 5। मॉड के अंदर कुछ भी लिखे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, और मॉडुलस ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। तो कौन कौन से इंटीजर हो गए, एक तो 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 2 है, एक 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 भी क्या है, 2 से लेस देन तो नहीं है लेकिन 2 के इक्विवेलेंट तो है, इक्विवेलेंट दे रखा है। 3 4 5 लेने की जरूरत है नहीं, तो ये 2 हो गए। और भी होंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला है इंटीजर, ये नहीं बोला पॉजिटिव इंटीजर। जैसे यहां तो बोला था पॉजिटिव इंटीजर, यहां सिर्फ बोला है इंटीजर। तो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो पॉजिटिव वाले तो हमने ले लिए। नेगेटिव में चलते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा कि 0 पुट करूंगा तो लेस देन 2 से हो गया क्लियर। -1 लूंगा तो -1 भी क्या हो जाएगा, -1 का मॉडुलस लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या है 2 से लेस देन है, तो ये भी हो गया। -2 लूं तो -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इक्वल टू 2 है तो ये भी कंसीडर है। -3 लेता हूं तो -3 लेने पे मॉड करने पे क्या आ रहा है आंसर 3। 3 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, थी तो ग्रेटर देन हो गया, तो इससे बिलो और नहीं जाएगा। तो ये टर्म हो गए, इनफाइनाइट की तो बात ही नहीं, सिर्फ ये 4 टर्म ही इंटीजर आ पा रहे हैं जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में है। तो देखा आपने कैसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना है और कैसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। तो इतना आप ये वीडियो क्लियर कीजिए और इन पे क्वेश्चन कीजिए, तभी जाके ये पूरा एक फ्लो में आएगा।